जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाला में। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का पेपर 1 है, क्लास 3 है। 2 क्लास मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है साथियों। इस क्लास को अटेंड करने के बाद इसे भी अटेंड कर सकते हैं। देखिए, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के मैंने क्लास कराए हैं, ठीक है। दोनों क्लास आप अटेंड कर लीजिएगा। इसमें आपके पेपर का नाम है पिनोर्स ऑफ इंडियन सोशोलॉजी, भारतीय समाजशास्त्र के अग्रदूत। जिनके कॉलेज में एग्जाम सब ऑब्जेक्टिव टाइप है उनके लिए मोस्टली है यह क्लास, और जिनके लिए सब्जेक्टिव है उनके लिए भी मोस्टली है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, आप लोग क्लास बहुत ही शानदार क्लास है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, क्लास 3 से आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर वो भी नोट्स के साथ आपको मिलेंगे, ठीक है। अच्छा साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 80% बच्चे ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं। यूट्यूब एनालिटिक्स बताता है साथियों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, ठीक है। चले, इसमें पहला प्रश्न देखते हैं साथियों, क्या है। देखिए, निम्न में से कौन सा कृषि उत्पादकता बढ़ाने का सही रास्ता है। कुशल सिंचाई, कीटनाशकों का प्रयोग करके या फिर उर्वरकों का प्रयोग करके। उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, उर्वरकों का प्रयोग करेंगे या फिर कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे या फिर कुशल सिंचाई का सही रास्ता होता है। तो कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो सही रास्ता है कुशल सिंचाई होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चले, दूसरा प्रश्न है आपका साथियों, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो साथियों, केरल में होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। देखिए, ये जो प्रश्न है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान बढ़ रहा है, घट रहा है, स्थिर है या इनमें से कोई नहीं है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कृषि का योगदान है घट रहा है साथियों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए, 4 नंबर प्रश्न देखेंगे आपको, क्या है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था भैया। तो 1998 से 89 के बीच में किया गया था, ठीक है। 1989 से 98 के बीच में किया गया था। देखिए, अब इसमें ट्विस्ट है इस प्रश्न में, कैसे। देखिए, कभी कभी प्रश्न क्या होता है, इस तरह से पूछेगा तो आप तो समझ में गया होगा आपके कि 89 से 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ किया गया था। अब कभी कभी आपका जो ऑप्शन होता है उसमें केवल 1998 वर्ष देता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे साथियों, ठीक है। चले, इसमें मैं आपको की पॉइंट्स पढ़ा देता हूँ, बहुत ही शानदार है। देखिए, भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड ने मिलकर साल 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत बैंक किसानों को सस्ते ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। बहुत ही शानदार ये प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। पांचवा प्रश्न है साथियों, भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी कारण है। ग्रामीण निर्धनता है, शहरी निर्धनता है या फिर कुशल श्रमिकों की कमी है या फिर शहर से गांव की ओर पलायन, बताइए। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो ग्रामीण निर्धनता जो है साथियों, ठीक है, यह कृषि विकास की गति पर बहुत प्रभाव डाल रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। पांचवा प्रश्न हो गया आपका। प्रश्न नंबर 6 है, पुर्तगाली शब्द कास्टा का अर्थ है प्रजाति, नस्ल और भेद, ये तीनों होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए, सातवां प्रश्न देखेंगे आपका, क्या है। कास्टा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था। तो 1965 में, ठीक है, 1665 में साथियों कास्टा शब्द का प्रयोग किया गया था। देखिए, आठवां प्रश्न बहुत ही मज़ेदार है, कास्टा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो ग्रेसिया डी ओर्टा ने सबसे पहले कास्टा शब्द का प्रयोग किया था। देखिए, कास्टा शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले ग्रेसिया डी ओर्टा ने किया था। उन्होंने प्रजाति समूहों के बीच अंतर के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया था। प्रश्न नंबर 9 आपका पूछा साथियों, सन 1665 में ग्रेसिया डी ओर्टा ने कास्टा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था। तो अभी आपको पढ़ाया है, ठीक है, प्रजाति भिन्नता के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है।
देखिए जो मैं नोट्स पढ़ाता हूँ बिल्कुल आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। जो मैं नोट्स पढ़ाता हूँ इससे भी 5th सेमेस्टर में आपके बहुत सारे प्रश्न आए थे, तो नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा करिए, ठीक है। पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम में जाइएगा, वीडियो के ठीक नीचे आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। यहाँ वहाँ से क्या होता है, पीडीएफ से आपका रिवीजन होता रहेगा, आप रिवीजन करते रहेंगे, आपको नोट्स भी मिल जाएगा, तो बहुत ही शानदार होता है पीडीएफ, ध्यान रखेंगे। 10वां प्रश्न है, किसका मानना है कि जाति परिवारों या कई परिवारों के समूह का संकलन है? तो हर्बर्ट रिजले का मानना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रश्न नंबर 11 पूछा साथियों, जाति आधारित है कर्म पर, व्यवसाय पर या फिर जन्म पर? तो जो जाति आधारित होती है वह व्यवसाय पर और जन्म पर आधारित होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों। प्रश्न नंबर 12 इसमें पूछा साथियों आपका, आंद्रे बेते का जन्म कब हुआ था? तो 1934 ईस्वी में आंद्रे बेते का जन्म हुआ था। साथियों डेट भी पूछता है तो डेट भी याद रखेंगे, ठीक है। देखिए आंद्रे बेटियेले का जन्म, अच्छा एक बात और, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में आपके बेते लिख करके देता है, आंद्रे बेते लिखता है या फिर आंद्रे बेटियेले लिखता है, तो दोनों मैं यहाँ पर मैं दोनों आपको बता दे रहा हूँ ताकि जब भी एग्जाम में आएगा तो दोनों में से कोई एक ही लिखता है, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। चलिए मैंने दोनों बता दिए, या तो बेते या फिर बेटी येले लिख करके देगा, ठीक है। आंद्रे बेटियेले का जन्म 30 सितंबर 1934 को हुआ था। उन्हें साल 2005 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछेगा आंद्रे बेटियेले को भारत सरकार ने पद्म भूषण कब दिया था? तो 2005 में दिया था, ठीक है। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में। चलिए 13 नंबर प्रश्न क्या है, आंद्रे बेते की रचना है ये, ठीक है। कास्ट क्लास एंड पावर, ठीक है। चेंजिंग पैटर्न्स एंड स्ट्राटिफिकेशन इन ए तंजौर, इसका प्रकाशन कब हुआ था भैया? प्रकाशन इसका 1965 में हुआ था। अच्छा ध्यान रखेंगे, आंद्रे बेटियेले की किताब है ये, कास्ट क्लास एंड द पावर, चेंजिंग स्ट्राटिफिकेशन पैटर्न्स इन ए तंजौर विलेज, ठीक है। इसमें विलेज नहीं लिखा था, ठीक है। इसमें आपका शायद विलेज नहीं लिख करके दिया है, यहाँ पर विलेज रहेगा, ठीक है। पूरा पुस्तक का नाम क्या है? विलेज, विलेज, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसका प्रकाशन 1966 में हुआ था, ठीक है। यह किताब आंद्रे बेटेइल ने इस किताब को 1965 में लिखा था और 1966 में, ठीक है, 1966 में साथियों इसका प्रकाशन हुआ था इस पुस्तक की। तो लिखा कब था और इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था ये भी बहुत मायने रखता है, ठीक है। यह किताब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने प्रकाशित की थी, यह भी इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो है आपका कास्ट क्लास एंड पावर चेंजिंग स्ट्रैटिफिकेशन पैटर्न्स इन ए तंजौर विलेज का प्रकाशन किसने किया था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने प्रकाशित किया था। यह किताब बेटेइल के पीएचडी शोध प्रबंध का अपडेटेड संस्करण है, ठीक है। देखिए जो की पॉइंट्स होते हैं उसमें मैं आपको इतने सारे प्रश्न बता देता हूँ, कहीं ना कहीं वो प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो ध्यान से पढ़ा करिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, 14 नंबर प्रश्न क्या बोला है आपका, आंद्रे बेते की रचनाएं हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 रचनाएं दिया है, देखना पड़ेगा हमको। कास्टस एंड ओल्ड न्यू, एसेस इन सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल स्ट्राटिफिकेशन, ये आंद्रे बेटेल की रचना है या फिर आंद्रे बेते, ठीक है, इनकी रचना है। दूसरा है इन इक्वलिटी एंड सोशल चेंज, ये भी इन्हीं की रचना है। स्टडीज इन एग्रेरियन स्कूल स्ट्रक्चर, ये भी इन्हीं की पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब कैसे पहचानेंगे अगर निगेटिव प्रश्न पूछ दिया कि आंद्रे बेते की कौन सी रचना नहीं है, निगेटिव प्रश्न पूछता है, ध्यान रखेंगे। तो हमें सिर्फ एक ही काम करना है, आंद्रे बेटेल की या फिर आंद्रे बेते की जितनी रचनाएं हैं, जितनी पुस्तकें हैं, सब हम याद कर लेते हैं। तो इनकी कुल 11 पुस्तकें साथियों मैं बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए पहली पुस्तक है इनकी कास्ट क्लास एंड पावर चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ स्ट्राटिफिकेशन इन ए तंजौर विलेज, इनकी पहली पुस्तक। दूसरी है कास्ट ओल्ड एंड न्यू एसे इन सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल स्ट्राटिफिकेशन, ये दूसरी पुस्तक है। तीसरी पुस्तक है इनइक्वालिटी एंड सोशल चेंज,
1972 1972, ठीक है, ये प्रकाशित हुई थी 1972 में। अच्छा सर इंग्लिश में बता रहे हैं, अगर हिंदी में आएगा तो क्या करेंगे? देखिए आपके लेफ्ट साइड में, ठीक है, आपके लेफ्ट साइड में इंग्लिश में दिया रहता है और राइट साइड में आपका हिंदी में दिया रहता है, तो ध्यान से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप 1-2 बार इसको पढ़ लेते हैं तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा साथियों, ठीक है। चलिए चौथा आपका इसमें पुस्तक है स्टडीज इन एग्रेरियन स्कूल स्ट्रक्चर, 1974 में यह प्रकाशित हुई थी। पांचवा पुस्तक है 6 एसे इन कंपैरेटिव सोशोलॉजी, ये इनकी पांचवी पुस्तक है। छठी पुस्तक है इनइक्वालिटी अमंग मैन, ठीक है। चले सातवां पुस्तक है इनकी द आइडिया ऑफ नेचुरल इनइक्वालिटी एंड ओवर एसे, 1983 में यह प्रकाशित हुई थी। सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया एसे इन ए कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, ठीक है, 1991 में यह प्रकाशित हुई थी। नवा पुस्तक है इनकी द बैकवर्ड क्लासेस इन कंटेम्परेरी इंडिया, ठीक है, 1992 में। इनकी 10वीं पुस्तक है आइडियोलॉजी एंड सोशल साइंस, ठीक है। और इनकी 11वीं पुस्तक है मैक्सिम एंड क्लास एनालिसिस, ठीक है, ये इनकी 11वीं पुस्तक है। ये देखिए मैंने 11 पुस्तक से अधिक है और मैंने सभी आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब आपसे बहुत उम्मीद है कि आपका उत्तर गलत नहीं होगा, ठीक है। हम लोग इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, क्यों करते हैं? ताकि आप अच्छे से पास हो जाएं, ठीक है। कुछ बच्चे देखिए पढ़ने के साथ साथ काम भी करते हैं तो अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों का इसीलिए मेहनत करते हैं, हम इकट्ठा करते हैं सभी जो प्रश्न होते हैं, इतने अच्छे से पढ़ा दिया जाए आप लोगों को ताकि आपको एक ही बार में आप पास हो जाएं, ठीक है, आपका बैक ना लगे। तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन से आपका प्रश्न ढूंढ कर लाते हैं कि यही आपके एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। और लगभग आ ही जाता है। आप लोग 5th सेमेस्टर में भी पढ़े थे हमसे, 6th सेमेस्टर में भी पढ़ रहे हैं, लगभग आप 5th सेमेस्टर में पास ही हो गए हैं, रिजल्ट आपका आ गया है। 6th सेमेस्टर में भी आप पास है साथियों, अगर आप हमारे पास पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़िए। देखिए यूट्यूब पर आप सभी क्लासेस पढ़िए, सभी के पास पढ़िए, ठीक है। और इससे क्या होता है कि मैं कुछ यहाँ प्रश्न इम्पोर्टेंट बताता हूँ, कुछ वो भी इम्पोर्टेंट बताएंगे, अलग प्रश्न रहेगा, तो दोनों याद कर लेंगे तो और बढ़िया रहता है, ठीक है। तो और भी क्लासेस किया करिए। चलिए 15 नंबर प्रश्न है आपका आंद्रे बेते की रचना नहीं है। देखिए यहाँ पर निगेटिव प्रश्न पूछ दिया, इसी तरह से आपके एग्जाम में पूछेगा, तो जब आपको याद रहेगा तभी आप उत्तर दे पाएंगे साथियों, ठीक है। तो इसमें है 6 एसे इन कंपैरेटिव सोशोलॉजी, ये तो मैंने आपको पढ़ाया है, बिल्कुल ये आंद्रे बेते की रचना है। इनइक्वालिटी अमंग मैन, ये भी इन्हीं की रचना है। एसे ऑन मॉडर्नाइजेशन, ये इनकी रचना नहीं है, तो यह किसकी रचना है? आर.के. देसाई की यह रचना है साथियों, ठीक है। किसकी है? आर.के. देसाई, ठीक है, आर.के. देसाई की रचना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। द आइडिया ऑफ नेचर इन इक्वलिटी एंड ऑर्डर एसे, ये भी आंद्रे बेते की रचना है, ठीक है। तो सी वाला आपका करेक्ट है। आंद्रे बेते की रचना कौन सी नहीं है? सी वाला है। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, आपका क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 16 पूछा साथियों, यह कथन संबंधित है, कोई भी क्रांति तभी हो सकती है जब संस्थाएं स्वस्थ एवं संपन्न हैं। ये जो कथन है साथियों आंद्रे बेते की है, बहुत ही फेमस कथन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। 17 नंबर प्रश्न है, अक्षय रमनलाल देसाई का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 16 अप्रैल 1915 में हुआ था। 1915 में अक्षय रमनलाल देसाई जी का जन्म हुआ था। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में पूछे कि इनका जन्म कब हुआ था, इनके पिता का नाम पूछ सकता है, इनका मृत्यु भी पूछ सकता है, जन्म स्थान भी पूछ सकता है कि इनका जन्म स्थान कहाँ है। तो देखिए मॉडर्न हो गया है और ये आपका जो पेपर है लास्ट ईयर है, प्रश्न का लेवल ऊपर रहेगा, तो ध्यान से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। भारतीय समाजशास्त्री, मार्क्सवादी और सामाजिक कार्यकर्ता अक्षय रमनलाल देसाई का जन्म 16 अप्रैल 1915 को गुजरात के नडियाद में हुआ था। 12 नवंबर 1994 को गुजरात के बड़ौदा में उनका निधन हो गया था, ठीक है। देसाई के पिता का नाम रमनलाल वसंतलाल देसाई एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे और 1920
और 1930 के दशक में बड़ौदा रियासत में प्रशासनिक अधिकारी भी थे। ठीक है, देखिए बहुत सारी जानकारी अगर आप बीए सेमेस्टर वाला के पास आए हैं, बहुत सारी जानकारी दूंगा मैं। 18वां प्रश्न है, अक्षय रमनलाल देसाई बम्बई विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष कब बने थे? तो 1947 में बने थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रश्न नंबर 19 से साथियों, अक्षय रमनलाल देसाई ट्राटस्की रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की सदस्यता कब ग्रहण की? तो 1981 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 20 है, अक्षय रमनलाल देसाई ने अपने अध्ययनों में किस पद्धति का उपयोग किया? तो ऐतिहासिक पदात्मक पद्धति का उपयोग किया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 21 है, ए आर देसाई प्रभावित थे? तो ए आर देसाई जो है कार्ल मार्क्स से, एंगल्स से, ठीक है, एंजिल नहीं है, एंगल्स से, विलियम ट्राटस्की से भी प्रभावित थे, सभी से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आपके एग्जाम में ट्राटस्की भी दे सकता है, एंगल्स भी दे सकता है और मार्क्स भी दे सकता है, कार्ल मार्क्स। ठीक है। 22 नंबर प्रश्न है, ए आर देसाई की प्रसिद्ध रचना है। ए आर देसाई की प्रसिद्ध रचना कौन सी है भैया? पढ़ेंगे। करेंटली ऑपरेटिंग 1973 में ये प्रकाशित हुई थी। बिल्कुल ये इन्हीं की पुस्तक है। स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया 1975 में प्रकाशित हुई थी। बिल्कुल ए आर देसाई की यह पुस्तक है। ये क्या है? पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, ये भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, 1979 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी देखिए, इनकी जितने भी रचनाएं मैं आपको सभी बता दे रहा हूँ। ठीक है, देसाई की रचनाएं क्या है ऊपर भी बताया हूँ और यहाँ नीचे भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चाहे तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। द सोशल बैकग्राउंड और इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है, 1948 में प्रकाशित हुई थी। दूसरी पुस्तक है करेंटली ऑपरेटिंग, 1973 में यह प्रकाशित हुई थी। ठीक है। तीसरी पुस्तक है इमैनेंट फीचर्स ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है, 1975 में प्रकाशित हुई। चौथी पुस्तक है द इशू एंड प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सोशलॉजी इन इंडिया, 1969 में प्रकाशित हुई थी। इनकी छठवीं पुस्तक है साथियों स्लम्स एंड अर्बनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड कॉन्टेस्ट, 1991 में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न नंबर 23 क्या है? एलेक्स इंकलेंस ने आधुनिकीकरण की कितने विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो 6 विशेषताओं का उल्लेख किया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 24 है, एलेक्स इंकेल्स के अनुसार आधुनिकीकरण की विशेषताएं हैं। एलेक्स इंकेल्स के अनुसार आधुनिकीकरण की विशेषताएं क्या क्या हैं? नए विचारों को स्वीकार करना, नए पद्धतियों का उपयोग करना और समय के प्रति सचेत रहना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 25 है, आधुनिकीकरण का कृषि और ग्रामीण समुदाय पर पड़ने वाला प्रभाव है। तो कृषि नवाचार में वृद्धि है, आधुनिक मशीनों और उपकरणों का उपयोग है और बेरोजगारी में भी वृद्धि है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 26 पूछा है, किसने आधुनिकीकरण को एक जटिल अवधारणा माना है? गोरे ने माना है, श्यामाचरण दुबे जी ने माना है या फिर आइजनस्टाइन ने माना है? तो इसमें जो साथियों आपके श्यामाचरण दुबे जी थे, इन्होंने आधुनिकीकरण को एक जटिल अवधारणा माना है। प्रश्न नंबर 27 आपका पूछा है, यह कथन संबंधित है। यह कथन किसने कहा था? जब परंपराओं के अंतर्गत परिवर्तन सम विकास के रूप में न होकर विषम विकास के रूप में होता है तो इस स्थिति आधुनिकीकरण को कहा जाता है। तो योगेंद्र सिंह ने यह कहा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 28 है साथियों। 28 नंबर प्रश्न है, अंडरस्टैंडिंग चेंज किसकी पुस्तक है? तो यह पुस्तक है श्यामाचरण दुबे जी की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 29 है साथियों, मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट किसकी रचना है? तो यह रचना है श्यामाचरण दुबे जी की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 30 है साथियों, इंडिया चेंजिंग विलेजेज किसकी रचना है? तो यह जो रचना है श्यामाचरण दुबे जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है साथियों। उम्मीद है आपको क्लास अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस क्लास को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, शेयर ज़रूर करिएगा।
जल्दी मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।